आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1। इसको शुरू करने से पहले हम बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका संक्षिप्त रूप होता है एपी। तो चलिए बेसिक हम जानते हैं इसके बारे में। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और संक्षिप्त रूप क्या होता है एपी। समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में हम एपी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा एपी होता है और कौन सा एपी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पहचानना सीखेंगे कि किसको हम एपी कहेंगे, किसको हम एपी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। इसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किसको हम एपी कहेंगे और किसको एपी नहीं कहेंगे। तो एक दिया गया है, एक से हो रहा है दो, दो से हो रहा है तीन, तीन से हो रहा है चार, यानी इसके पदों के बीच का जो अंतराल है वो समान है। एक से दो हो रहा है, यानी एक में एक जुट रहा है तो दो हो रहा है, दो में एक जुट रहा है तो तीन हो रहा है, तीन में एक जुट रहा है तो चार हो रहा है। यानी दो पदों के बीच का अंतराल क्या है, हमेशा समान है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। ये एपी में होगा। तो एपी में होगा या नहीं होगा, हमें पदों के बीच का अंतराल देखना है, यानी पदों के बीच के गैप को देखना है। जैसे कि यहाँ भी एक ही गैप है, यहाँ भी एक गैप है, यहाँ भी एक गैप है, तो इसको हम एपी कहेंगे। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, 100 से हो रहा है 70, 70 से हो रहा है 40, 40 से हो रहा है 10। तो अगर हम इस पदों के बीच का अंतराल देखें तो 100 से 70 यानी 30 माइनस का हो रहा है, यहाँ भी 30 माइनस का हो रहा है, यहाँ भी 30 माइनस का हो रहा है, यानी 30 घटते जा रहा है। तो इनके पदों के बीच का अंतराल क्या है, बराबर है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अगर पदों के बीच का अंतराल बराबर नहीं होता है तो उसको हम एपी नहीं कहेंगे। तो एपी पहचानने के लिए हम ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से हो रहा है 4, फिर 4 से हो रहा है 8, 8 से हो रहा है 12। यहाँ पर देखें तो इन दोनों के पदों के बीच का अंतराल 2 है, लेकिन इन दोनों के पदों के बीच का अंतराल कितना है, 4, 4 से हो रहा है 8। तो यहाँ पर पदों के बीच का जो गैप है वो 2 है, लेकिन यहाँ पर जो गैप है वो 4 का है, बराबर नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम एपी नहीं कहेंगे। इसको हम एपी नहीं कहेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। तो इसमें अगर हम पद को देखें तो -3 से -2 हो रहा है, -2 से -1 हो रहा है, 1 के बाद क्या हो रहा है 0, फिर आगे क्या होगा 1, फिर क्या आगे 2, ऐसे करके होता जाएगा। अगर हम देखें तो -3 में 1 को ऐड करेंगे तो -2 प्राप्त होगा, -2 में फिर 1 को ऐड करेंगे तो -1 प्राप्त होगा, फिर 1 को ऐड करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। मतलब एक अगर जोड़ते जाए तो ये इसके बीच का गैप कितना है, 1। तो इन सभी पदों के बीच का गैप 1 है, इसीलिए इसको हम एपी में कहेंगे। ये एपी में होगा। यहाँ पर देखें तो 100 से हो रहा है 150, 150 से हो रहा है 250, 250 से हो रहा है 300। तो इनके पदों का जो बीच का गैप है वो 50 का है, लेकिन यहाँ पर पदों के बीच का जो गैप है वो 100 है, क्योंकि पदों के बीच का गैप हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अतः ये एपी में नहीं है, इसको हम एपी में नहीं कहेंगे, क्योंकि इस पदों के बीच का गैप 50 है, लेकिन यहाँ पर 100 हो जा रहा है, यहाँ पर फिर 50 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 100 हो जा रहा है, इसलिए पदों के बीच का गैप बराबर नहीं है, इसलिए इसको भी एपी में हम नहीं गिनती करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। यहाँ पर एपी जो दिया गया है ये एपी में है, और प्रत्येक जो संख्या है इसको हम पद कहेंगे। एपी में प्रत्येक जो संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। अब चलिए चलते हैं। यहाँ पर एक एपी दिया गया है, इसमें देखें तो इन पदों के बीच का गैप कितना हो रहा है, 47 से 48, 48 से 49, 49 से 50, मतलब एक एक गैप है। इन पदों के बीच का गैप कितना है, एक एक। तो इसको हम एपी में कहेंगे। तो ये एपी जो है कहाँ तक जा रहा है, 157 तक। इस एपी का अंतिम पद कितना है, 157। तो हम यहाँ पर देखें कि एपी का पहला जो पद है वो 147 है और अंतिम पद कितना है, 157। तो यहाँ से देखते हैं, कोई भी जो एपी होता है उसके पहला पद को हम कहते हैं A1। कोई भी एपी जो होता है उसके पहला पद को कहते हैं A1, दूसरा पद को कहते हैं A2, तीसरा पद को कहते हैं A3, चौथा पद को कहते हैं A4, पांचवा पद को कहते हैं A5, छठा पद को कहते हैं A6। ऐसे ही अगर अंतिम पद होगा कोई एपी का तो उसको हम कहते हैं AN। अंतिम पद अगर एपी का होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, AN। अतः इस एपी में A1 क्या हो गया, 147, A2 क्या हो गया, 148, A3 क्या हो गया, 149। A3 का मतलब तीसरा पद,
A4 का मतलब चौथा पद, A5 का मतलब पाँचवा पद, A6 का मतलब छठा पद और AN का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। हमें अंतिम पद पता नहीं होता है कि कितना नंबर पे होगा, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? AN। AN का मतलब होता है अंतिम पद। इसको हम क्या बोलेंगे? AN। क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि ये सारा पद कितना नंबर पर है। मान लीजिए ये तीसरा नंबर पर है, इसीलिए कहते हैं A3। चौथा नंबर पर होगा, कहेंगे A4। अगर कोई पद अंतिम में है तो हमें अगर नहीं पता रहेगा कि वो कितना नंबर पे है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? AN। एन के बदले कुछ भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 50 कुछ भी हो सकता है एन के बदले, इसलिए हम उसको कहते हैं AN। अब यहाँ से देखते हैं A1 यानी पहला पद को ही हम कहते हैं A। A1 अगर कहीं पर दिया रहेगा उसको हम A लिख सकते हैं, यानी पहला पद को हम क्या लिख सकते हैं? A। A2 को A2 ही बोलेंगे, A3 को A3, A4 को A4 और अंतिम पद को AN ही हम बोलेंगे। चलिए अब चलते हैं सर्वांतर की ओर। AP का जो सर्वांतर होता है वो हम कैसे निकालेंगे, ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। सर्वांतर का मतलब हम समझ लेते हैं सबसे पहले। ये एक AP दिया गया है, इस AP के बीच का जो गैप है उसी को हम सर्वांतर बोलेंगे। AP के बीच का जो गैप है, अंतराल है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं, अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं, अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो हम सर्वांतर निकालने के लिए कहीं भी AP में कहीं भी अगला पद से पिछला पद को घटा सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह सर्वांतर क्या होगा? बराबर ही होगा। अगर कोई संख्या, तो सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? AP का जो पद होता है कहीं भी हम क्या करेंगे? अगले पद में से पिछले पद घटा करके सर्वांतर निकाल सकते हैं। जैसे कि इस पद को हम क्या कहते हैं? A1, इस पद को हम क्या कहते हैं? A2, इस पद को हम क्या कहते हैं? A3। तो अगर हमें सर्वांतर निकालना होगा तो A3 माइनस क्या कर देंगे? A2, या फिर A2 माइनस क्या कर देंगे? A1, क्योंकि हमें अगले पद से पिछले पद को घटा करके क्या निकालते हैं? सर्वांतर निकालते हैं। और हम ये कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि AP का जो सर्वांतर होगा यानी बीच का गैप होगा वो सभी में क्या होगा? सेम ही होगा। इसीलिए सर्वांतर हम कहीं से भी निकाले सब क्या होगा? बराबर ही होगा। अगर सर्वांतर बराबर नहीं होता है तो उसको हम AP नहीं बोलेंगे। तो चलिए हम समझते हैं सर्वांतर को। तो सर्वांतर को हम सूचित करते हैं छोटा d से। सबसे पहले हमें ये सीखना है, AP का जो सर्वांतर होता है उसको हम सूचित करते हैं छोटा d से। तो सर्वांतर निकालने के लिए d बराबर क्या करते हैं? A2 माइनस का A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तब जाकर के क्या निकालता है? सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं, A2 माइनस का A1, या फिर हम A3 माइनस का A2 कर सकते हैं, या फिर A4 माइनस का A3 कर सकते हैं, या फिर A5 माइनस का A4 कर सकते हैं। तो कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं? सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो ये रहा सर्वांतर। और हम अगर कहीं से भी सर्वांतर निकालें तो हर एक जगह क्या होगा? जो सर्वांतर यानी d का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं? सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो अगर हम अंतिम पद से सर्वांतर निकालते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे अगर यहाँ से हम सर्वांतर निकालें तो कैसे लिखेंगे? A4 माइनस का A3, अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। तो अगर हम अंतिम पद से सर्वांतर को निकालते हैं तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? AN घटेगा इसके पीछे वाला पद। तो इसके पीछे वाला पद कौन सा होगा? जैसे कि AN माइनस का 1, इसके AN के ठीक पीछे वाला पद ये होगा। तो अगर हम अंतिम पद से सर्वांतर निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? AN घटेगा AN माइनस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम यहाँ से सर्वांतर निकालते हैं तो A4 माइनस का A3 करते हैं, क्योंकि 4 में से 1 को घटाएंगे तब होगा ये वाला पद, 3 में 1 को घटाएंगे तब होगा ये वाला पद। तो उसी प्रकार AN के पीछे वाला पद क्या होगा? अगर N में से 1 को घटा दे तब जाकर के ये वाला पद होगा। तो यहाँ से यदि हम सर्वांतर निकालें तो AN घटेगा क्या होगा? AN माइनस का 1। तो यहाँ से हम जितना भी सर्वांतर निकाले हैं, यहाँ भी सर्वांतर ही हम निकाले हैं, तो सारा का सारा सर्वांतर क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि कहीं भी सर्वांतर हम निकालें, सारा का सारा सर्वांतर क्या होगा? बराबर होगा। सारा का सारा बराबर होगा यहाँ से। तो अगर सारा का सारा सर्वांतर बराबर होता है तभी हम उसको AP में कहेंगे, अन्यथा AP में हम उसको नहीं कहेंगे। यानी बीच का गैप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए।
तो ये जो एपी चैप्टर होता है ये काफ़ी आसान होता है और यहाँ से काफ़ी नंबर में पूछा भी जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और सबसे आसान चैप्टर माना जाता है एपी को, इसलिए हमें इसे क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एपी का व्यापक रूप। हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो एपी का व्यापक रूप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हम जानते हैं एपी के पहले पद को कहते हैं A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 और अंतिम पद को हम क्या कहते हैं, AN। अंतिम पद को हम कहते हैं AN। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला पद का व्यापक रूप क्या होगा, A। पहला पद का व्यापक रूप क्या होगा, A। ये हमें याद ही कर लेना है अच्छा से। दूसरा पद को हम क्या कहेंगे, A प्लस डी। तीसरा पद को हम क्या कहेंगे, A प्लस 2D। चौथा पद को हम क्या कहेंगे, A प्लस 3D। और अंतिम पद को हम क्या कहेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं, A2 के लिए क्या होता है, A प्लस का D। क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक को घटाएं तो यहाँ पर क्या होगा, एक D, और एक को D से गुना होगा तो D ही होगा, इसीलिए A2 को हम क्या कहते हैं, A प्लस का D। A3 के लिए क्या होता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं सब में A तो आता ही है, A आता ही है, तो जितना भी यहाँ पर दिया रहेगा संख्या उसमें से एक घटा करके D को लिखेंगे। तो जैसे A2 के लिए होता है A प्लस का D, A3 के लिए होता है A तो होगा ही, अब प्लस क्या होगा, एक घटा कर लिखेंगे 2D। A4 के लिए क्या लिखेंगे, A तो होगा ही A प्लस का, अब 4 है तो एक घटा कर लिखेंगे 3D। तो इस प्रकार अगर हमें 20वां पद के लिए क्या लिखने के लिए कहेगा तो 20वां पद के लिए हम क्या लिखेंगे, A प्लस का 19D, क्योंकि A तो सब में आता है और क्या होगा, D एक कम जुड़ जाएगा। तो ये होता है। हमें अंतिम पद के लिए सूत्र याद रखना है, AN का क्या होता है, A तो होगा ही और N में से एक घट जाएगा, n-1 इंटू का D। अंतिम पद के लिए सूत्र हमें याद रखना है। AN को हम कैसे लिखेंगे, A तो होगा ही, अब प्लस ये जो n होता है, n में एक घटता है तो n-1 इंटू का D। जैसे कि A4 के लिए हम क्या लिखते हैं, A तो होगा ही और 4 में से एक घट जाएगा तो बचेगा 3 और D होगा तो D, यानी चौथा पद के लिए हम लिखते हैं A प्लस का 3D। उसी प्रकार देखें कि पाँचवा पद के लिए अगर हम लिखें, पाँचवा पद के लिए तो उसको क्या लिख सकते, A तो होगा ही, अब प्लस का होगा 4D। छठा पद के लिए कैसे लिख सकते हैं, A तो होगा ही और 6 है तो एक घट जाएगा, हो जाएगा 5D। अगर हम सातवां पद के लिए लिखे तो क्या लिख सकते हैं, A तो होगा ही और 7 है तो एक घट जाएगा तो बचेगा 6 और D। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं एपी का व्यापक रूप, ये जो दिया गया है ये एपी का व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि पहला पद को हम क्या कहते हैं, A, दूसरा पद को कहते हैं A प्लस D, तीसरा पद के लिए A प्लस 3D, चौथा पद के लिए हम क्या कहते हैं A प्लस 3D, पाँचवा पद के लिए हम क्या कहते हैं A प्लस का 4D। और यहाँ से हम देख सकते हैं nवां पद के लिए, nवां पद के लिए हम क्या कहेंगे, A प्लस का n-1 इंटू D। तो ये कैसे होता है, यहाँ से हम देख लेते हैं। nवां पद के लिए क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D। ये हमें याद रखना है फॉर्मूला, AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू का D। जहाँ पर AN क्या होता है, अंतिम पद, ये हम पहले भी जान चुके हैं। A होता है पहला पद, ये भी जान चुके हैं। जहाँ पर N होता है पदों की संख्या, N क्या होती है, पदों की संख्या। और D जो होता है ये होता है सार्वधातर। D जो होता है ये क्या होता है, सार्वधातर। ये था आपका कुछ बेसिक। अब चलेंगे हम चैप्टर की ओर और क्वेश्चन को हल करेंगे, जो हम काफ़ी आसानी से समझ सकेंगे इस सूत्र को। ये जो बेसिक हम बताए हैं उसको हम आसानी से समझ सकेंगे सवाल के जरिए। तो चलिए चलते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली की ओर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो हमें निकालना है कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। स्टेटमेंट दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि टैक्सी का जो किराया है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपये किराया है, 15 रुपया। उसके बाद जितना अतिरिक्त किलोमीटर जाएगा 8 रुपया बढ़ता जाएगा। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है,
तो यहाँ से हम देखेंगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना दिया गया है? 15 रुपया। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं A1 यानी प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है उसको हम क्या मान लेंगे? पहला पद। और पहला पद क्या हो गया? A1। और A1 बराबर कितना दिया गया है? 15। ये जो आपका प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो हो गया A1 यानी पहला पद। यहाँ से AP का पहला पद निकल गया है, AP का पहला पद निकल गया है। A1 कितना? 15 रुपया। प्रत्येक यानी दूसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा? यहाँ से सो हम निकाल सकते हैं। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया ये क्या होगा? प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ता है। तो पहले के लिए 15, तो दूसरे के लिए क्या होगा? 8 रुपया बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 8 23 रुपया। यहाँ से हो गया दूसरे किलोमीटर के लिए किराया 23 रुपया। तो यहाँ से दूसरा पद क्या हो जाएगा? AP का यहाँ से निकल गया दूसरा पद। दूसरा पद को हम क्या कहते हैं? A2। ये AP का कितना निकल गया? 23 रुपया। 23 निकल गया। यहाँ से तीसरा किलोमीटर की टैक्सी किराया कितना होगा? सो हम निकाल लेते हैं। तीसरा किलोमीटर का टैक्सी किराया ये कितना आ गया यहाँ से? तो दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो गया था? 23 रुपया। तो तीसरा किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपया क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ से होगा 31 रुपया। यहाँ से हो गया 31 रुपया। तो ये हो गया आपका वो तीसरा पद। पहला पद निकल गया AP का, दूसरा पद निकल गया। ये जो आपको दिया गया है तीसरा मीटर के लिए किराया, ये हो गया तीसरा पद। तीसरा पद को हम क्या कहते हैं? A3। यानी ये हो गया आपका तीसरा पद। तीसरा पद को हम कहते हैं A3। A3 कितना हो गया? 31 रुपया। 31। अतः यहाँ से अगर हम AP बनाएं तो AP कैसे बनेगा? पहला पद को हम क्या कहते हैं? A1। दूसरा पद को हम कहते हैं A2। तीसरा पद को हम कहते हैं A3। तो A1 का वैल्यू कितना आया था? 15 रुपया। फिर A2 का वैल्यू 23। A3 का आया था 31। इसी प्रकार अगर हम कि ये AP में है या नहीं है तो सो हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि ये जो आया है AP, ये AP में है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं? बीच का सार्वधातर निकालते हैं। इन पदों के बीच का सार्वधातर निकालते हैं यानी D निकालते हैं। D बराबर क्या होता है? अगले पद घटे पिछले पद। A2 माइनस का A1। A2 माइनस का क्या होता है? A1। तो पहला सर्वांतर निकालते हैं, इसीलिए कहेंगे इसको D1। D1 बराबर हो जाएगा A2। A2 हो गया 23 माइनस का 15, घट के कितना हो जाएगा? 8। अगर हम D2 निकालें दूसरा सर्वांतर, तो दूसरा सर्वांतर कहाँ से निकलेगा? पहला सर्वांतर हमने निकाल दिया, अगले पद घटे पिछले पद। दूसरा सर्वांतर फिर यहाँ से निकालेंगे, अगले पद घटे पिछले पद, यानी A3 का घटेगा A2 करेंगे। दूसरा सर्वांतर के लिए हम क्या लिखेंगे? A3 माइनस का A2। तो दूसरा सर्वांतर यहाँ से A3 का वैल्यू दिया गया है 31 घटेगा 23, यहाँ से घट के आएगा 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी सर्वांतर क्या है? बराबर है। यहाँ भी सर्वांतर बराबर है, यानी D1 बराबर का है D2 का। अतः हम कहेंगे कि यह AP में है। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह AP में है। सर्वांतर अगर बराबर होगा तो AP में होगा, सर्वांतर अगर बराबर नहीं होगा तो AP में नहीं होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 की ओर। इसमें बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें बोला गया है कि एक बेलन है जिसमें क्या भरा हुआ है? हवा।
और इसमें से वायु निकालने वाला जो पंप होता है वो एक बार में, पंप जो होता है वो एक बार में 1/4 हवा को बाहर निकालता है, यानी शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकालता है। तो चलिए क्वेश्चन इसको करते हैं हम। तो हम मान लेंगे कि बेलन में जो अब हमें ये नहीं पता है कि बेलन में कितना हवा है। बेलन का आयतन होता है पाई r² h, तो उतना ही हवा इसमें आएगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना बेलन में हवा की मात्रा 1 मान लेते हैं कि बेलन में जो हवा की मात्रा है वो 1 है। तो अब प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार, तो यहाँ से हम देखते हैं प्रश्नानुसार की पंप द्वारा पहली बार में निकाला गया हवा की मात्रा, पंप द्वारा पहली बार में निकाला गया हवा की मात्रा। तो पंप जो क्या करता है, बेलन के जितना बेलन में हवा होता है उनका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अभी बेलन में कितना हवा है, 1 हवा है, तो कितना हवा निकाल देगा, 1 का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। पंप द्वारा पहली बार में निकाला गया हवा की मात्रा। तो अभी हवा का मात्रा कितना है, 1 का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। का मतलब होता है गुना, 1/4 को 1 से गुना होगा तो 1 कितना आएगा, 4। यानी पंप द्वारा पहली बार में निकाला गया हवा की मात्रा कितना है। तब शेष हवा क्या बचेगा, 1/4 है, तो शेष हवा कितना बच जाएगा, शेष हवा पहले था हवा की मात्रा 1, उसमें से 1/4 बाहर निकाल दिया, तो अब कितना बचेगा, 1 घटेगा 1/4, घटाएंगे यहाँ से, 1 4 का लॉस हो, 4 आ जाएगा, 1 चौका 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3/4। अब जो शेष हवा बचा वो 3/4 बच गया। फिर अगर हम पंप दूसरी बार करें तो कितना हवा निकालेगा, शेष हवा का 1/4, यानी शेष हवा अब कितना बचा है, 3/4 बचा है, तो 3/4 का 1/4 बाहर निकाल देगा। दूसरी बार में पंप द्वारा देखते हैं। दूसरी बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा की मात्रा। तो अब हवा कितना बचा है, पहले था 1, अब बचा है 3/4, तो 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, तो कितना भाग आएगा यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा, का मतलब क्या होता है, गुना 1/4, यहाँ से होगा 3/4 चौके 16। यानी दूसरी बार पंप यदि करेगा तो शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो शेष हवा का 1/4 भाग हमने लिख दिया, तो यहाँ से आ गया 3/16, यानी दूसरी बार पंप करने पर 3/16 भाग हवा का 3/16 भाग बाहर निकाल देगा। तो शेष हवा कितना बच जाएगा, शेष हवा कितना बचेगा, पहले था 3/4, अब उसमें से 3/16 निकल गया, तो बचेगा कितना, तो घटा देंगे। पहले में से पहले हवा कितना था, 3/4, निकल गया 3/16, तो जो निकला उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे 3/16। यहाँ से देखेंगे 4 16 का लॉस हो 16, 4 चौका 16, ये हो गया 3 चौका 12, ये हो गया 3, यहाँ से 12 में से यहाँ पर 3 घटाएंगे तो ये बच गया 9/16। अब जो शेष हवा बचा वो कितना बचा, 9/16। तो अगर यहाँ से हम AP बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा कि पहले जो हवा की मात्रा था, पहली बार हवा का मात्रा था कितना, 1, तो ये हो गया आपका A1 यानी पहला पद। अब जो दूसरी बार शेष हवा बचा वो बचा 3/4, ये हो गया A2 यानी दूसरा पद। अब जो हवा शेष बचा वो हो गया 9/16
ये हो गया आपका तीसरा पद। तो चलिए लिखते हैं सब। यहाँ से A1 बराबर हो गया था पहला पद 1, A2 बराबर यानी दूसरा पद हो गया था 3/4, A3 यानी तीसरा पद हो गया था 9/16। यहाँ से 3 पद इस प्रकार हो गया था। तो AP जब हम बनाएंगे तो AP में क्या होता है, पहला पद, फिर दूसरा पद होता है, फिर तीसरा पद होता है, उसके आगे चलते जाता है। तो पहला पद AP में कितना दिया गया है 1, तो A1 के बदले 1 लिख देंगे, A2 के बदले 3/4, A3 के बदले 9/16। अब हम देखेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो AP में है या नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वांतर निकालते हैं, यानी बीच का गैप निकालते हैं। तो अगर इनके बीच का गैप निकाले तो पहला सर्वांतर हो गया, इसके बीच का गैप निकाले तो दूसरा सर्वांतर हो गया। हम सर्वांतर निकालते हैं तो ये हो गया। अगर हम पहला सर्वांतर निकालते D1 तो हो जाएगा A2 माइनस का A1। अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो यहाँ से अगला पद हो गया 3/4 घट्टे का पिछला पद हो गया 1। नहीं कुछ है तो नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। 1 4 का लॉस हो 4, 3 माइनस 1 चौके 4 बराबर हो जाएगा -1/4। यहाँ से अब हम देखें D2 निकाले यानी दूसरा सर्वांतर, क्योंकि हमें सभी पदों के बीच का गैप को चेक करना है कि बराबर है या नहीं है। तो D2 हम निकालते हैं दूसरा सर्वांतर। तो ठीक अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, A3 माइनस A2। क्या करेंगे यहाँ पर, A3 माइनस का A2। A3 आपको दिया गया है 9/16 माइनस A2 दिया गया है 3/4। 4 16 का लॉस हो जाएगा 16, ये 9 माइनस का 4 चौका 16, 3 चौका 12। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3/16। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला सर्वांतर कितना आता है, -1/4। दूसरा सर्वांतर आता है -3/16। ये बराबर नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पर D1 बराबर नहीं है D2 का, यानी पहला सर्वांतर दूसरा सर्वांतर के बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन 1 की 3 की ओर। इसमें बोल रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत है 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो एक कुआं खोदना है जिसमें प्रथम मीटर का खुदाई का दाम क्या है 150 रुपया। उसके बाद जितना भी मीटर खोदता जाएगा तो 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो प्रथम यहाँ पर लिखेंगे हम 1 का 3, प्रथम मीटर की लागत, ये दिया गया है 150 रुपये, यानी प्रथम मीटर की जो लागत दिया गया है ये क्या हो गया आपके लिए, A1 हो गया। A1 बराबर कितना, 150। अगर हम दूसरा मीटर की खुदाई की बात करें तो उसमें लागत कितना आएगा, दूसरा मीटर की खुदाई की लागत, दूसरा मीटर की खुदाई की लागत कितना होगा, तो पहले पर आता है 150 रुपया और उसके बाद 50-50 रुपया बढ़ते जाता है। तो दूसरा मीटर की खुदाई की लागत क्या होगा, पहला पर 150 हुआ तो दूसरा पर फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी टोटल होगा 200 रुपया। दूसरा मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो ये जो आपका 200 रुपया दिया गया है ये हो गया AP का दूसरा पद 200। यहाँ से हम देख सकते हैं अगर तीसरा मीटर की खुदाई की बात करें, तीसरा मीटर की खुदाई की लागत, तीसरा मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, दूसरा मीटर की खुदाई की लागत 200 रुपया था, अब फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक मीटर की खुदाई पर 50-50 रुपया बढ़ते जाता है। ये हो गया 250 रुपया। ये आपका हो गया तीसरा पद।
यानी A3 कितना हो गया 250। अब हम AP कैसे लिखते हैं? AP को हम लिखते हैं, पहला पद होता है A1, दूसरा A2, तीसरा होता है A3। तो यहाँ से हम A1 का वैल्यू दिया गया है, A1 का वैल्यू दिया गया है 150, A2 का दिया गया है 200, A3 का दिया गया 250। ये आपका AP बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, सार्वांतर निकालते हैं। सार्वांतर का मतलब क्या होता है, अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे। तो D1 पहला सर्वांतर निकालते हैं, तो क्या होगा A2 माइनस का A1। D1 पहला सर्वांतर निकालते हैं, A2 का वैल्यू 200 दिया गया है, घटेगा A1 का वैल्यू 150, बराबर का कितना है 50। ये पहला सर्वांतर हो गया। D2 हम निकालते हैं दूसरा सर्वांतर, A3 का माइनस हो जाएगा A2, यानी A3 का माइनस A2। दूसरा सर्वांतर A3 का वैल्यू कितना है 250, घटेगा A2 का वैल्यू कितना है 200। तो यहाँ से घटाएंगे तो घट के आ जाएगा 50। तो पहला सर्वांतर भी 50, दूसरा सर्वांतर भी 50, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं D1 बराबर है D2 का, अतः यह AP में है। क्या लिखेंगे, अतः यह AP में है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। तो इसमें बोल रहा है कि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी मूलधन क्या हो गया, यहाँ पर जो राशि जमा करता है वो हो गया मूलधन यानी 10,000, और दर कितना यहाँ पर दिया गया है, दर दिया गया है 8%। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो प्रथम वर्ष जो राशि जमा किया, जो राशि यहाँ पर जमा की गई वो क्या हो गया आपका A1, यानी पहला पद क्या हो गया 10,000। जो बैंक में राशि जमा की गई वो क्या हो गया आपका पहला पद, यानी पहला रुपया यही होगा, तो A1 आपका ये आ गया। अब A2 के लिए हम क्या करेंगे, तो दूसरा वर्ष में ये 10,000 राशि, इसमें ब्याज भी क्या होगा ऐड हो जाएगा दूसरा वर्ष में। अगर 8% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया राशि जमा करता है तो इसमें ब्याज भी ऐड हो जाएगा दूसरा वर्ष में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वर्ष का ब्याज, क्योंकि जो रुपया हम राशि जमा करते हैं वो एक साल में बढ़ जाएगा, तो एक साल में कितना बढ़ेगा वही ब्याज हमें निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे का होता है 100। तो पहले वर्ष जो भी ब्याज जमा होगा कितना होगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं। मूलधन कितना है 10,000, उसके बाद समय अभी पहले वर्ष के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, तो समय हो गया 1 साल। दर गुने का है दर, दर क्या हो गया 8%, बट्टे का है 100, तो यहाँ पर हो गया 100। यहाँ से देखिए डबल जीरो कट गया, यहाँ से 8 को 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 800 रुपया। तो यहाँ पर हो गया ब्याज कितना आ गया पहले वर्ष का 800 रुपया। अब मूलधन कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा मूलधन, पहले क्या था 10,000 रुपया था, अब 800 रुपया बढ़ गया है, तो अब कितना हो जाएगा 10,800 रुपया। तो ये जो 800 रुपया बढ़ा ये हो गया आपका A2 क्या हो गया 10,800। अब हम A3 कैसे निकालेंगे, तो यही रुपया क्या होगा जमा होगा दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरा वर्ष में भी ब्याज क्या होगा बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम दूसरा वर्ष का ब्याज निकालते हैं, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा मूलधन गुने समय गुने दर बटे का 100। तो यहाँ से हम देखेंगे अब मूलधन कितना हो गया, अब तो इतना रुपया खाता में जमा है तो इसका ब्याज निकलेगा।
तो मूलधन अब कितना हो गया 10,800। समय क्या हो गया दूसरे वर्ष के लिए हो गया, तो दूसरे वर्ष में भी क्या है समय तो एक ही साल है, तो यहाँ पर भी एक ही साल के लिए निकालते हैं। गुने दर, दर हो गया 8, दर हो गया 8, दर हो गया 8 बट्टे का 100। यहाँ पर अब हम देखेंगे 00 से 00 कट जाएगा यहाँ से, इसमें बच गया 108 गुने का ये बच गया 8, गुना करके हो जाएगा 864। अब कितना रुपया होगा 864 रुपया बढ़ जाएगा और ब्याज। तो अब मूलधन कितना हो जाएगा, अब मूलधन हो जाएगा पहले कितना था 10,800 रुपया, उसमें अब 864 रुपया और ऐड हो जाएगा ब्याज बढ़ करके, तो अब हो जाएगा 10,000। यहाँ 4 और 0 को जोड़ेंगे 4, 6, 8, 8, 16 के 6, 1, 1, 11,664 रुपये। ये जो मूलधन है ये हो गया आपका A3, 11,664, ये हो गया A3। तो अगर हम AP को देखें, AP यहाँ से आएगा पहला पद A1, A2, तीसरा पद A3। तो यहाँ से पहला पद हो जाएगा A1 के बदले में 10,000, दूसरा पद हो जाएगा 10,800, तीसरा पद हो जाएगा 11,664, ऐसे आगे भी चलता जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कम से कम 3 पद हमें AP का निकालना होता है ताकि हम 2 सर्वांतर निकाल सके। D1 हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस का होता है A1, A2 के बदले दिया गया है 10,800 माइनस का 10,000, घट के आएगा 800। D2 हम निकालेंगे, D2 हो जाएगा A3 माइनस का A2, यहाँ से A3 के बदले दिया गया है 11,664 घटेगा A2 दिया गया 10,800। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो घट के होगा 864। तो यहाँ से हम देखें यहाँ पर आया है D1 800, यहाँ पर आया है 864, यानी D1 बराबर D2 का नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है।